हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हम लोग स्थानीय मानचित्र का अध्ययन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भूगोल विषय का अध्ययन जो है बिना मानचित्र के संभव नहीं है। यानी मानचित्र के आधार पर ही हम लोग भूगोल विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब तक हम लोगों ने महाद्वीपों और देशों के विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के बारे में पढ़ा है। तो मानचित्र जो है पृथ्वी के किसी भाग का समतल, धरातल या कागज पर चित्रण होता है। मानचित्र जो है एक मापक के आधार पर बनाया जाता है और इसमें विविध लक्षणों को दिखाने के लिए रुढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रुढ़ चिन्ह वो प्रतीक होते हैं जिनके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी होती है और लगभग हर देश के मानचित्र में आपको ये प्रतीक देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रुढ़ चिन्ह कैसे होते हैं। देखिए, रेलवे लाइन के लिए, जैसे रेलवे लाइन बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है या रेलवे स्टेशन है, तो बड़ी लाइन के लिए ये संकेत आपको देखने को मिलेगा। मीटर लाइन के लिए इस प्रकार से संकेत देखने को मिलेगा और रेलवे स्टेशन है तो इस प्रकार से संकेत आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से सड़कें हैं, पक्की है या कच्ची है। पक्की है तो डबल लाइन ऐसे देखने को मिलेगी और कच्ची है तो डॉट डॉट में डबल लाइन देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं जिनका प्रयोग प्रतीकों के रूप में रुढ़ चिन्हों में होता है। प्रत्येक मानचित्र में दर्शाई गई जानकारी बताने के लिए उसका एक शीर्षक होता है। देखिए, हर मानचित्र का एक शीर्षक होता है कि मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र है। क्या मानचित्र प्राकृतिक भौगोलिक आकृतियों को दर्शा रहा है, या फिर मानचित्र जो है शहर के नगरीय नियोजन को दर्शा रहा है, या फिर वहाँ की जो परिवहन तंत्र है उसको दर्शा रहा है। तो हर मानचित्र का एक शीर्षक होता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने दिल्ली का मानचित्र लगाया हुआ है, तो दिल्ली के जो भी यहाँ पर दिल्ली के जो एरिया हेडक्वार्टर है उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे नॉर्थ दिल्ली का हेडक्वार्टर कौन सा है, नरेला है। इधर दिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट का हेडक्वार्टर कौन सा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कांझावाला है। साउथ वेस्ट का द्वारका है। तो यहाँ पर दिल्ली के जो एरिया हेडक्वार्टर है उनका ये मानचित्र है जो कि यहाँ पर लगाया गया है। तो हर मानचित्र का अपना एक शीर्षक होता है और शीर्षक के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई होगी। यदि अपने आसपास की जानकारी प्राप्त करनी है तो अधिक ब्यौरा दर्शाने वाले मानचित्र को देखने की आवश्यकता होगी। यानी अगर हमें लोकल एरिया का मानचित्र देखना है, यानी कि हमें अगर अपने आसपास की जानकारी का ज़्यादा जुटानी है तो हमें अपनी लोकल एरिया का मानचित्र देखना होगा। देखिए, मानचित्र जितने ज़्यादा बड़े एरिया का होगा उसमें जानकारियां कम होंगी और मानचित्र जितने छोटे एरिया का होगा उसमें जानकारियां उतनी ही ज़्यादा होंगी। ये बात हम पहले भी क्लास 6 में आपको बता चुके हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि एक गांव या नगर का जो मानचित्र है ये बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े, भवन और अन्य लक्षणों की जो स्थिति है इसको दिखाना संभव होता है, क्योंकि एक छोटे टुकड़े का मानचित्र है। इस वजह से हम इसमें अधिकाधिक जो जानकारी है वो समायोजित कर सकते हैं। प्रत्येक देश सूक्ष्म सर्वेक्षणों के आधार पर अपने भूभाग के विस्तृत मानचित्र तैयार कराता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ भी और अन्य देशों में भी, जैसे हमारे जो ग्रामीण स्तर पर भी आप देखते होंगे सैटेलाइट वगैरह के जरिए हर इलाके का मानचित्र तैयार कराया जाता है ताकि वहाँ की जमीनों का ब्यौरा सरकार के पास मौजूद हो। जिन मानचित्रों में स्थलाकृति और अन्य लक्षणों को सही से दर्शाया जाता है और अलग अलग भूखंडों और भवनों की सीमाएं नहीं दिखाई जाती हैं, ऐसे मानचित्रों को स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्थलाकृति मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिसमें भवनों की सीमाएं वगैरह नहीं होती हैं, केवल जो अलग अलग भूखंड है उनको दर्शाया जाता है कि कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, पठार है तो या प्लेन है। तो ऐसे मानचित्रों को जो है स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है। अब यहाँ पर मानचित्र अध्ययन के बारे में बताया गया है कि मानचित्र का अध्ययन हम कैसे करेंगे। देखिए, मानचित्र अध्ययन का जो पहला चरण है, यानी फर्स्ट स्टेज है, उसमें बताया गया है कि इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि शीर्षक क्या है, दिशा क्या है और उसका मापक यानी कौन सा पैमाना उसमें यूज हो रहा है। शीर्षक का मतलब वही टाइटल कि कौन सा मानचित्र है, किसका मानचित्र है। जैसे ये मानचित्र जो है दिल्ली की अवस्थिति का है जो कि आपके किताब में ही दिया हुआ था। इसके अलावा दिशा, देखिए प्रत्येक मानचित्र में दिशा जो है ऊपर की तरफ होती है। तो मानचित्र में जो है एक इस तरह का एरो लगा होता है जो कि उत्तर दिशा का संकेत करता है। अगर मान लीजिए कहीं पर ये एरो नहीं लगा है तो भी हम ये मान लेते हैं कि इसका जो ऊपरी वाला भाग होगा वो उत्तर दिशा होगा। मापक जो है अधिकतर रेखीय रूप में दिया जाता है, यानी रेखा के रूप में मापक यहाँ पर होते हैं। मानचित्र में रेखा के रूप में मापक होते हैं। मानचित्र अध्ययन का जो अगला चरण है, इसमें विभिन्न लक्षणों को रुढ़ चिन्हों की सहायता से पहचाना जाता है और इन लक्षणों को मोटे तौर पर प्राकृतिक अथवा भौतिक और सांस्कृतिक समूहों में रखा जाता है। तो प्राकृतिक और भौतिक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलीय भाग जैसे समुद्र, नदी, झील और तालाब जो हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति भौतिक लक्षण हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति के भौतिक लक्षण हैं। वहीं मानव बस्तियां ग्रामीण और नगरीय उपयोग के आधार पर भवनों के प्रकार, जैसे धार्मिक भवन है, शैक्षिक भवन है, स्वास्थ्य संबंधी भवन है, परिवहन मार्ग या फिर विशेष उद्देश्य के लिए विकसित किए गए स्थान है, जैसे हवाई अड्डा है, चिड़ियाघर आदि हैं, ये सभी सांस्कृतिक लक्षणों में आ जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपके सामने यूपी के शाहजहाँपुर जिले का नक्शा लगाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं संकेत दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए यहाँ पर येलो रंग की लाइन है, प्रमुख सड़कों के लिए डबल लाइन है इस तरह से, रेलवे के लिए सिंगल डॉट डॉट लाइन है, ये जिला सीमा के लिए बिंदु वाली डॉट डॉट लाइन है। तो ऐसे करके हर मानचित्र में यहाँ पे संकेत लिखे होते हैं, कौन कौन से इन्होंने रुढ़ चिन्हों के प्रतीक इसमें इस्तेमाल किए हैं, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैंने रुढ़ चिन्ह यहाँ पर रिपीट किए हैं कि ये रुढ़ चिन्ह है, जो कि अक्सर मानचित्रों में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए बताया गया है कि रुढ़ चिन्हों को जो है 3 समूहों में बांटा जाता है। इसमें बिंदु प्रतिरूप शामिल है, रेखीय प्रतिरूप और क्षेत्रीय प्रतिरूप, इनके 3 प्रकार हैं। तो बिंदु प्रतिरूप की बात करें तो किसी स्थान अथवा लक्षण की स्थिति को बिंदु प्रतिरूप से दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक नगर और शिखर को मानचित्र पर क्रम से एक वृत्त या फिर त्रिकोण से दिखाया जाता है। वृत्त का मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं डॉट के रूप में वृत्ति है काले रंग का, या फिर इसकी जगह पे इस तरह से त्रिकोण बनाकर इसको दिखाया जा सकता है। वहीं नदियों, नहरों, रेलवे लाइन और समुद्री मार्गों को जो है रेखीय प्रतिरूप के द्वारा दिखाया जाता है। वनस्पति, मृदा और जनसंख्या के वितरण अथवा किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्षेत्रीय प्रतिरूपों के द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप जान पाए होंगे कि रुढ़ चिन्ह जो है इनको 3 प्रतिरूपों में, 3 समूहों में डिवाइड किया गया है, बिंदु प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप और क्षेत्रीय प्रतिरूप। और तीनों का ही अपना एक अलग अलग महत्व है। इन तीनों का ही प्रयोग अलग अलग प्रकार की सिचुएशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। मानचित्र में स्थलाकृतियों को पहचानना, यानी कि जो भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं उनको कैसे पहचानेंगे। तो उच्चावच लक्षणों के लिए सामान्यतः कुछ मानक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इनके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है, यानी एक यूनिवर्सल सहमति बनी हुई है। और लगभग हर देश के मानचित्र में आपको यही रंग जो है देखने को मिलेंगे। जैसे जल के लिए नीला रंग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जल के लिए एक प्रकार से नीले रंग का प्रयोग किया गया है। बर्फ के लिए सफेद, यानी ऊपर का जो इलाका है, हिमालय के उत्तर में जो इलाका पड़ता है, इसके लिए बर्फ के लिए सफेद। निम्न भूमि के लिए हरा, जैसे निम्न भूमि जो प्रदेश है, जैसे गंगा का जो मैदान है, इनके लिए हरा, पीला अथवा हल्का भूरा। और पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतों के लिए गहरा भूरा रंग इस्तेमाल होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है इनके लिए गहरा भूरा, और जो रंग है पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वत है या पठार वगैरह है, जैसे आप देख पा रहे हैं भूरा रंग है, ये इधर ऊपर गहरा भूरा रंग है, इनका प्रयोग होता है। और ये लगभग इसके बारे में यूनिवर्सल एक सहमति बनी हुई है। और लगभग सभी देश के जो मानचित्र हैं तो वहां पर स्थलाकृतियों को दिखाने के लिए इन्हीं रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। किसी एक उच्चावच लक्षण जैसे मैदान, पर्वत या समुद्र की ऊंचाई या गहराई को दिखाने के लिए रंगों की विभिन्न छायाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी उनकी जो छायाओं से मतलब यहाँ पर अभिप्राय ये है कि रंगों की जो गहराई है, जैसे कोई रंग बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, कोई हल्का लाइट कर दिया, उससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि यहाँ पे पहाड़ है, पठार है, क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपने भारत के मानचित्र में देख रहे हैं इस प्रकृति का ही मानचित्र है। यहाँ पर जो पहाड़ी रीजन है, हिमालयन रीजन है, इसमें यहाँ पर हल्के गहरे काले रंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप हिमालय की पहाड़ी को देख पा रहे हैं। वहीं हम जो दक्कन भारत का पठार है उसके लिए हमने यहाँ पर गहरे भूरे रंग का इस्तेमाल किया है। और कहीं कहीं पर हल्की हल्की जो पहाड़ियां हैं, हल्की जो उठी भूमि है, उसके लिए हमने हल्के भूरे रंग का प्रयोग किया है। आगे बताया गया कि प्रत्येक भू आकृति को 2 विशिष्ट लक्षणों जैसे ऊंचाई और ढाल के आधार पर पहचाना जाता है। यानी कोई भी भू आकृति हो उसको ऊंचाई के आधार पर और उसका ढाल किस तरह पे, उसके आधार पर उसे पहचाना जाता है। मानचित्र में अधिकतर स्थलाकृतियों को समोच्च रेखाओं की द्वारा दिखाया जाता है। देखिए समोच्च रेखाओं का मतलब ये होता है एक जैसी ऊंचाई वाली रेखाएं। समोच्च को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब आएगा सम धन उच्च, यानी कि एक जैसी ऊंचाई वाली जो रेखाएं होती हैं उनको समोच्च रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने समोच्च रेखाओं का जो 3D मैप है वो लगाया है। तो 3D मैप में इस तरह से दिखेंगी, जैसे एक पहाड़ के चारों ओर जो समोच्च रेखाएं हैं इस प्रकार से होती हैं। जैसे ये वाली रेखा है तो ये यहाँ की हाइट बता रही है, यहाँ तक हाइट कितनी है, ये वाली यहाँ तक की हाइट बता रही है कि पूरे जो रेखा जो इस स्थान के रेडियस में जो स्थान पड़ता होगा उस सबकी हाइट इतनी होगी। तो ऐसे करके समोच्च रेखाओं का यहाँ पर मैंने 3D मैप दिखाया है। अब वैसे अगर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से देखने पर इस तरह से दिखती हैं ये। तो मानचित्र में अधिकतर स्थलाकृतियों को समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। समोच्च रेखाएं जो है मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं। यानी समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले जो स्थान हैं उनको मिलाती हैं। जैसे ये रेखा जो है जहां से गुजर रही होगी उन सभी स्थानों का जो ऊंचाई होगी वो 2000 मीटर होगी, 2000 होगी। समोच्च रेखाओं के एक दूसरे के बहुत पास होने से तीव्र ढाल और उनके दूर दूर होने से भूमि के मंद ढाल होने का बोध होता है। यानी अगर ये रेखाएं बहुत ज्यादा पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है कि तीव्र ढाल है, और ये रेखाएं बहुत ज्यादा दूर दूर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ढाल मंद है या फिर मैदानी इलाका है। अतः समोच्च रेखाओं के प्रारूप से हमें किसी क्षेत्र के विविध स्थलाकृति लक्षण हैं उनके आकार प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर में दी हुई समोच्च रेखाएं हैं जिनके आधार पर हम यहाँ पर जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उनकी पहचान कर पाते हैं। तो मानचित्र पर लगभग समान अंतर पर खींची गई संकेंद्री समोच्च रेखाएं जो हैं
संघरूप की पहाड़ी को प्रदर्शित करती हैं, यानी किसी संघरूपी ऊंची पहाड़ी को प्रदर्शित करने के लिए जो समान रूप से संकेंद्री यानी पास पास खींची गई जो समुच्च रेखाएं होती हैं वो किसी संघरूपी पहाड़ी को प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्रकार में देख पा रहे हैं, पठार का ऊपरी भाग लगभग सपाट होता है। देखिए पठार जो होते हैं इनका ऊपरी भाग जो होता है एकदम सपाट होता है, लेकिन इसके किनारे जो है तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो पठार का ऊपरी भाग होता है यहाँ पे समुच्च रेखाएं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जो इनके किनारे हैं तीव्र ढाल वाले, यहाँ पर समुच्च रेखाएं बहुत पास पास प्रदर्शित की जाती हैं। तो पठार का ऊपरी भाग लगभग सपाट होता है, अतः बहुत कम समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसके जो किनारे होते हैं ये खड़े ढाल वाले होते हैं, इसलिए इन्हें पास पास खींची समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पठार का जो है समुच्च रेखी यहाँ पे मानचित्र है। तो पठार का बीचों बीच ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है, जबकि इसका ढाल वाला हिस्सा है तो ढाल वाले हिस्से में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पास पास खींची गई समुच्च रेखाएं हैं। कटक की बात करें तो कटक जो है लंबी पहाड़ी जिनमें प्राय एकाकी चोटियां भी होती हैं, इनको रेखी आकार वाली समुच्च रेखाओं के या फिर दीर्घवृत्ताकार समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कटक क्या है, कटक एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला होती है। इस तरह से कटक लंबी पहाड़ी श्रृंखला होती है जिसमें प्राय कोई एक चोटी होती है। इनको रेखी आकार वाली समुच्च रेखाएं, रेखी आकार वाली समुच्च रेखाएं इस प्रकार देख रहे हैं आप, लंबी लंबी रेखी आकार की समुच्च रेखाएं हैं। इनके आधार पर या फिर दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या है, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार जो समुच्च रेखाओं का समूह है उनके द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। मैदान की बात करें तो मैदान को प्रदर्शित करने वाली समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी जो है बहुत अधिक होती है। जैसे पठार का सिस्टम है उसी प्रकार का यहाँ पर भी होता है कि मैदान की जो समुच्च रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है, जिससे हमें आभास हो जाता है कि ये इलाका जो है मैदानी इलाका है। वहीं घाटी को प्रदर्शित करने वाली समुच्च रेखाओं की आकृति अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो समुच्च रेखाएं हैं जो कि घाटी को प्रदर्शित करती हैं उनकी आकृति जो है अंग्रेजी के वी अक्षर के समान है। यहाँ पर घाटी वाली समुच्च रेखाओं का मैप यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।